Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. Chapter number 30, Gauss Law. इस चैप्टर का ये हमारा 4th लेक्चर है जिसमें हम दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं. द फर्स्ट कंसेप्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सेकेंड कंसेप्ट जो हमें डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज. ओके, इन दो कंसेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और इस चैनल पे मैं आने वाले कुछ दिनों में ये जो किताब है कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा, इन दो वॉल्यूम्स आते हैं. दोनों वॉल्यूम में जितने भी कंसेप्ट्स हैं सभी कंसेप्ट्स को मैं यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करने जा रहा हूँ. तो आज हमें दो कंसेप्ट डिस्कस करने हैं. ओके, सो दीज आर द टू कंसेप्ट्स. ये जो भी है दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम. हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए ड्यू टू दिस टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गॉस लॉ का यूज करने वाले हैं. ओके, तो पहला कंसेप्ट यहाँ पे हम देखेंगे. फर्स्ट कंसेप्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड due to a linear charge distribution. Let us assume that there is a one wire, okay, like this one. इस वायर पे हम अगर कुछ चार्ज इंट्रोड्यूस करते हैं, इस वायर के ऊपर कुछ चार्ज अगर मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ तो इस जो भी चार्ज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर दैट चार्ज इट गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, अगर मैं कुछ पॉजिटिव चार्ज मान के चलिए कि क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इस वायर के ऊपर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो इस वायर पे जो भी चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लाइक दिस वन. इट गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, अब यहाँ पे अगर एक नई क्वांटिटी हम डिफाइन करेंगे विच इज कॉल्ड एज एन लैम्बडा. This lambda is called as a linear charge density. Linear charge density. तो यहाँ पे lambda को कैसे डिफाइन करेंगे? Total charge on that wire upon total length of that wire. Total charge upon total length. अब यहाँ पे और एक चीज हमें अज्यूम करना है. जो भी वायर हम कंसिडर कर रहे हैं उसके लेंथ बहुत ज़्यादा है. ओके, उसके लेंथ बहुत ज़्यादा है और उस लॉन्ग वायर का मैं छोटा सा पोर्शन यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ. दिस इज दैट वन. ओके, अब यहाँ पे लैम्बडा इज कॉल्ड एज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी. अब देखो ये इस वायर के ऊपर चार्जेस आ गए जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब इन चार्जेस के वजह से उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा ड्यू टू सच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. सो लेट अस कंसिडर दिस इज दैट पॉइंट. इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ओके, ये पॉइंट है P. इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. और इसको इस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे लाइन ऑफ चार्ज. ओके, लाइन ऑफ चार्ज की वजह से पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा हम उसको E से रिप्रेजेंट कर देंगे. ओके, E इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डेफिनेटली उसका डायरेक्शन क्या होगा उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. थोड़ा सोचिए, इस वायर के ऊपर इस डायरेक्शन में कुछ चार्जेस है. इन चार्जेस की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे प्रोड्यूस होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होना चाहिए. ओके, यहाँ पे जो भी चार्जेस है इनके वजह से इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होना चाहिए. वायर के इस साइड में जो भी चार्जेस अवेलेबल है इनके वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट P पे प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होना चाहिए. ओके, अब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर रिजॉल्व करता हूँ अलोंग दिस टू कंपोनेंट्स तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा. ओके, अब इसी पॉइंट पे इन चार्जेस की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था इसके भी दो कंपोनेंट्स लेंगे. एक होगा ऊपर के डायरेक्शन में और एक होगा इस डायरेक्शन में. अब ये जो दो कंपोनेंट्स है अगर हम ध्यान से देखते हैं कि ये वायर बहुत लंबा है, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है.
ओके अगर लेंथ ज़्यादा है तो इस ये दोनों कंपोनेंट जो भी आएंगे वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, सो देयरफॉर दिस कंपोनेंट कैंसल आउट। ओके अब बचा किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बचा है सिर्फ इस डायरेक्शन में। तो इतना याद रखना है कि इन चार्जेस की वजह से किसी भी पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इट इज अलोंग द डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ दिस वायर। ओके अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू दिस लेंथ। अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है अगेन इट इज लाइक दिस वन, परपेंडिकुलर टू दिस लेंथ। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ओके जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज अलोंग द डायरेक्शन ओके विच इज परपेंडिकुलर टू दिस वायर। इतना आपको अज्यूम करना है। अब यहाँ पे एक चीज और, दो चीजें हमने यहाँ पे अज्यूम किए थे तब जाके ये रिजल्ट्स आते हैं। कौन से दो चीजें, द फर्स्ट वन जो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं है कि या एक जगह पे चार्जेस की क्राउड ज़्यादा है और एक जगह पे चार्जेस कम है। अगर ऐसा होता तो इस टाइप का डायरेक्शन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं मिलता। सेकंड हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो भी वायर हम कंसिडर कर रहे हैं इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, इट इज़ ऑलमोस्ट इनफाइनाइट लेंथ। ओके तो ये दो एज्यूम करने के बाद जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा किसी भी पॉइंट पे तो फ्रॉम दिस वायर तो इट इज अलोंग द डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू दैट लेंथ ऑफ दैट वायर। ओके आपने पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किए सर, इसलिए ये जो भी डायरेक्शन है ये आउटवर्ड आ रहा है। अगर आप निगेटिव चार्ज इसके ऊपर इंट्रोड्यूस करते हैं, वायर के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो भी डायरेक्शन होता है वो अलोंग दिस डायरेक्शन होता है, ओके परपेंडिकुलर टू दैट लेंथ ऑफ द वायर, बट इट शुड बी इनवर्ड। अगर यहाँ पे निगेटिव चार्जेस होते तो ये इन्वर्ट होता है। ओके तो ये जो भी डिस्कशन था इसके बेसिस पे हमें एक चीज पता चला कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस पॉइंट पे ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इट इज जस्ट आउटवर्ड। कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। इतना तो कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। अब ये ई का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम गॉसियन सरफेस यूज करेंगे। तो गॉसियन सरफेस कुछ इस तरीके का होगा यहाँ पे लाइक दिस वन। सो दिस इज दैट वायर, इसके ऊपर हमने चार्जेस इंट्रोड्यूस किए थे। जो भी चार्जेस इंट्रोड्यूस किए थे दैट चार्जेस गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट दिस वायर लाइक दिस वन। ओके अब इन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है उसी पॉइंट से गॉसियन सरफेस पास होना चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर में उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि गॉसियन सरफेस कैसा हम इमेजिन करेंगे। ओके तो यहाँ पे जो भी गॉसियन सरफेस हम इमेजिन कर रहे हैं वो उस पॉइंट से पास हो रहा है। अब सेकंड, इस गॉसियन सरफेस जो भी है इसका जो भी एक्सिस है इसी वायर के साथ वो को एक्सेल हो रहा है, यानी वायर और इसका एक्सिस वो एग्जैक्टली एक ही इस पे आ रहे हैं, एक ही लाइन पे आ रहा है। ओके अब ये जो भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर किए है, इस सिलेंड्रिकल पार्ट को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज दिस वन फ्लैट सरफेस सर्कुलर जो है ऊपर का, ओके इसको हम फर्स्ट पार्ट का इंसर्ट करेंगे। सेकंड पार्ट जो भी है ये वाला फ्लैट सरफेस नीचे वाला, इसको हम सेकंड पार्ट कंसिडर करेंगे। और थर्ड पार्ट जो भी है इस गॉसियन सरफेस का इट इज अ कर्व वन। ओके ये कैसा है, कर्व वन है। सो कर्व वाला ये वाला पूरा सरफेस, ओके दिस इज द थर्ड पार्ट। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस गॉसियन सरफेस में से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है। ओके सो फ्लक्स जो भी बाहर निकलेगा इस गॉसियन सरफेस से, दिस फ्लक्स शुड बी इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रू फर्स्ट पार्ट प्लस फ्लक्स थ्रू सेकंड पार्ट प्लस फ्लक्स थ्रू थर्ड पार्ट। ओके तो हम यहां पे फ्लक्स थ्रू फर्स्ट पार्ट कंसिडर करते हैं तो φ1, तो φ1 की वैल्यू कितना होगा वो हम देखेंगे। अब देखिए इस पॉइंट पे यानी इस सरफेस के किसी भी पॉइंट को अगर मैं कंसिडर करता हूँ, इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, अभी हमने डिस्कस किया था जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होगा।
और इस सरफेस का छोटा एलिमेंट अगर मैं कंसिडर करता हूं तो उस छोटे एलिमेंट पे अगर मैं पॉजिटिव नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, सो दिस पॉजिटिव नॉर्मल इज लाइक दिस वन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ds, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन दोनों में एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ओके, तो फ्लक्स 5-1 की वैल्यू कितना होना चाहिए, 5-1, यानी फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस पार्ट ऑफ द गॉसियन सरफेस, इट शुड बी इक्वल्स टू E डॉट ds। ओके, अब E डॉट ds है, अगर ये इसको एलेबरेट करता हूं तो E ds cos थीटा आएगा, लेकिन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है। अगर cos ऑफ 90 डिग्री मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो cos ऑफ 90 आ जाएगा 0, तो ये टोटल फ्लक्स आ जाएगा 0। तो फ्लक्स फर्स्ट पार्ट ऑफ गॉसियन सरफेस में से कितना पास हो रहा है, 0। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन ये होगा, और जो भी स्मॉल पोर्शन हम कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ds, यहाँ पे भी एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो फ्लक्स थ्रू सेकंड पार्ट ये भी 0 आ रहा है। ओके, अब बचा हुआ कौन सा पार्ट है उस गॉसियन सरफेस का, थर्ड पार्ट विच इज अ कर्व वन। ओके, अब यहाँ पे कर्व सरफेस इमेजिन कीजिए, हमें φ3 निकालना है। अब हमें φ3 निकालना है। सो φ3 फाइंड आउट करने के लिए हमें उस गॉसियन सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे ओके इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करना है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन तो ये होगा, और छोटा सा सरफेस में कंसिडर कर रहा हूँ, इस सरफेस का छोटा सा पोर्शन कंसिडर कर रहा हूँ ds, इतना छोटा सा एरिया। तो उसको अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वो नॉर्मल के डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इस केस में थीटा की वैल्यू कितना आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है। थीटा की वैल्यू कितना आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ रहा है तो मैक्सिमम फ्लक्स पास होता है। ओके, तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द थर्ड पोर्शन या थर्ड part of that Gaussian surface is equals to the integration over the surface। यहाँ पे closed surface नहीं आएगा, ओके, क्योंकि वो ओपन सरफेस है। इंटीग्रेशन E डॉट ds, ओके। सो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को अगर निकाल देते तो इंटीग्रेशन ऑफ E ds आएगा, और cos थीटा, cos ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, देयरफॉर E ds। तो E व्हाट इज E, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए उस गॉसियन सरफेस का कोई भी पॉइंट, अगर सरफेस पे कोई भी पॉइंट में कंसिडर करता हूं, क्या वो इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम द लाइन ऑफ चार्ज, लाइन चार्ज से क्या वो इक्वल डिस्टेंस पे है, 100% इज एट अ इक्वल डिस्टेंस। अगर मैं इस पॉइंट पे कंसिडर कर रहा हूं तो ये जो भी डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन चार्ज, तो सेम डिस्टेंस है जितना हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। यानी उस कर्व सरफेस का कोई भी पॉइंट अगर आप इमेजिन करते हो तो हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है फ्रॉम दिस लाइन चार्ज। ओके, सो देयरफॉर E का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। अगर E का मैग्नीट्यूड सेम है तो E इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब टोटल एरिया ऑफ दैट कर्व सरफेस कितना है, टोटल एरिया ऑफ दैट कर्व सरफेस कितना है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, सो यहाँ पे अगर उस कर्व सरफेस को अगर मैं फ्लैट कर देता हूँ, कर्व सरफेस को अगर फ्लैट कर देता हूँ तो यहाँ पे जो भी ये आएगा, देखिए 2πr, अगर r हम ये डिस्टेंस ले रहे हैं, सो दिस इज ऑटोमेटिकली द रेडियस ऑफ दैट कर्व सरफेस। ओके, सो 2πr मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अगर इस सिलेंडर का जो भी सिलेंडर हमने कंसिडर किया है, इस सिलेंडर का रेडियस अगर मैं r कंसिडर कर रहा हूँ और उसका लेंथ में अगर स्मॉल l कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ पे जो भी φ3 फ्लक्स पासिंग थ्रू द थर्ड पार्ट ऑफ दैट गॉसियन सरफेस, इट इज इक्वल्स टू E इंटू 2πr इंटू l। ओके, सो ये इतना फ्लक्स पास हो रहा है। अब यही तीनों वैल्यूज, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट पार्ट, फ्लक्स थ्रू सेकंड पास, फ्लक्स थ्रू थर्ड पार्ट, अगर ये तीनों सरफेसेस में जो भी फ्लक्स पास हो रहा है वो सब्स्टिट्यूट करता हूँ इस फॉर्मूले में, तो मुझे टोटल फ्लक्स जो भी मिलेगा, सो टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू 2
पाई आर इंटू एल इंटू ई, ओके, प्लस जीरो। तो इतना फ्लक्स हमें मिल रहा है। ओके, सो इतना फ्लक्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, इतना फ्लक्स हमें उस गॉसियन सरफेस से पास हो रहा है। ओके, अब गॉस लॉ यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो भी फ्लक्स वहां से पास हो रहा है, सो टोटल फ्लक्स इट इज इक्वल्स टू, टोटल फ्लक्स थ्रू दैट गॉसियन सरफेस इट इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब टोटल चार्ज कितना इनक्लोज हो रहा है वो तो हम थोड़ी देर बाद निकालेंगे, लेकिन टोटल फ्लक्स इतना आ रहा है। सो फ्लक्स की वैल्यू यहां पे लिख लेते हैं, 2 पाई आर इंटू स्मॉल एल इंटू ई इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्यू इनक्लोज निकालना है, तो इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज को इनक्लोज किया है। अब उस गॉसियन सरफेस का लेंथ कितना है, स्मॉल एल है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्बडा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लीनियर चार्ज डेंसिटी, सो दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज इनक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया लैम्बडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे, सो यहाँ पे एक एल, यहाँ पे एल कैंसिल हो जाएगा। सो बाद में बचेगा क्या, सो ई इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड answer of electric field at a point P which is at a distance r from this line charge, okay? So electric field जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो किस के ऊपर डिपेंड रहेगा, द आंसर इज दैट वो लैम्बडा के ऊपर डिपेंड रहेगा। व्हाट इज लैम्बडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। जितना चार्ज आप उसके ऊपर इंट्रोड्यूस करोगे उतना लैम्बडा की वैल्यू बढ़ेगा। सेकंड, वो डिपेंड रहेगा कि आप पॉइंट कहाँ पे कंसिडर कर रहे हो। अगर पॉइंट आप दूर इमेजिन कर रहे हो तो आर की वैल्यू बढ़ेगा, अगर पॉइंट पास में कंसिडर कर रहे हैं तो आर की वैल्यू कम होगा। सो यहाँ पे E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। सो दिस इज द फॉर्मूला विच गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन चार्जेस। तो यहाँ पे हमने पूरा डिस्कस किया है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्जेस की वजह से कितना प्रोड्यूस होता है एट ए डिस्टेंस आर, ये हमने देखा है। अब ये तो मैग्नीट्यूड हुआ है, डायरेक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। इट इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू दैट लाइन चार्ज। ओके, अब यहाँ पे अगर हम नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस किए होते तो मैग्नीट्यूड इतना ही आता, लेकिन ये चार्ज डायरेक्शन जो भी है वो इनवर्ड आता। लेकिन डायरेक्शन ये कैसा है, इट इज अलोंग द डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज। ये था डिस्कशन अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम सेकंड एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। सेकंड एप्लीकेशन जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। यहाँ पे एक शीट कंसिडर कर रहे हैं, उस शीट के ऊपर हमने कुछ चार्जेस को इंट्रोड्यूस किए लाइक दिस वन। तो यहाँ पे एक शीट इमेजिन कीजिए, दिस इज द 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ओके, ये 2D ऑब्जेक्ट है। जैसे हम कुछ चार्ज को इंट्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि वो कंडक्टर है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे लाइक दिस वन। अब थोड़ा देखिए, अगर मैं कोई भी पॉइंट कंसिडर करता हूँ, इस प्लेन से कोई भी पॉइंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, सबसे पहले वो हमें सोचना पड़ता है, डायरेक्शन क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर ये जो भी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे शीट, उसको इमेजिन कीजिए कि वो ऐसा है, इट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, और इस शीट का जो भी लेंथ और विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, यानी इसके डायमेंशन बहुत ज़्यादा है। ये इनफाइनाइट शीट इमेजिन करना है आपको। ओके, और इसके ऊपर जो भी चार्जेस हमने इंट्रोड्यूस किए उसकी वजह से जो भी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंट बाय सिग्मा। लास्ट पॉइंट में हमने लैम्बडा लिया था विच इज कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस पॉइंट में हम सरफेस चार्ज डेंसिटी ले रहे हैं क्योंकि ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है।
अगर चार्जेस 3D में होते, 3D में डिस्ट्रीब्यूट होते, तो हम वहाँ पे रो लेते. Okay, this is the volume charge density, this one is the surface charge density and this is the linear charge density. Okay, तो इस शीट का surface charge density है सिग्मा. अब ये शीट हमें ऐसा इमेजिन करना है कि उसका लेंथ बहुत ज़्यादा है और विड्थ भी बहुत ज़्यादा है, और वो शीट कुछ इस तरीके का है. अब मुझे इस पॉइंट पे हमें फोकस करना है. इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ड्यू टू दिस चार्जेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या शीट ऑफ चार्जेस, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, तो डेफिनेटली वो इस तरीके का होगा. ऐसा क्यों होगा? जो हमने लास्ट लेक्चर में थ्योरीज अप्लाई किए थे लीनियर चार्ज डेंसिटी के ऊपर या लाइन ऑफ चार्जेस में, उसी तरह यहाँ पे भी आपको इमेजिन करना है. क्योंकि ये शीट जो भी है ये बहुत बड़ा है, तो इस साइड के जो भी चार्जेस है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे इस डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में जो भी चार्जेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे ऊपर के डायरेक्शन में. अगर हम 3D में इमेजिन करते हैं तो इस डायरेक्शन में भी चार्जेस है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी चार्जेस है, तो सभी के कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे. जो भी बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो होगा इस डायरेक्शन में. ओके, तो अब यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो हमें मिल गया है. इट इज along the direction perpendicular to that sheet. ओके, अगर निगेटिव चार्जेस है तो टूवर्ड शीट रहेंगे, अगर पॉजिटिव चार्जेस है इस शीट के ऊपर तो वो अवे फ्रॉम द शीट रहेगा. ओके, ये डिस्कशन होने के बाद अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे. हमें गॉसियन सरफेस कुछ इस तरीके का इमेजिन करना है, वो कुछ पोर्शन उस शीट का कवर करना चाहिए. ओके, तो अगेन दिस इज द सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस. तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे 3 पार्ट आएंगे. दिस इज द फर्स्ट वन, ये कर्व वाला सेकंड वन है, और यहाँ पे जो भी है दिस वन इज द थर्ड वन. सो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है कर्व वाला, और ये जो भी फ्लैट सरफेस है दिस इज द थर्ड पार्ट. अब थोड़ा सोचिए कि कितना फ्लक्स इस पूरे गॉसियन सरफेस में से पास होगा. वही फॉर्मूला लिखते हैं हम, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू फ्लक्स पासिंग थ्रू द फर्स्ट पार्ट प्लस फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकंड पार्ट प्लस फ्लक्स पासिंग थ्रू द थर्ड पार्ट. ओके, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने लायक है कि अगर इस सरफेस जो भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ, किसी भी पॉइंट में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करता हूँ, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी डायरेक्शन होगा इट इज परपेंडिकुलर टू दैट शीट. ओके, लाइक दिस वन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ई. और जो भी सरफेस में कंसिडर कर रहा हूँ, मान के चलिए कि यहाँ पे जो फ्लैट सरफेस है इसका एरिया जो भी है इट इज अ ds या डेल्टा एस भी ले सकते हो आप, मैं ds से रिप्रेजेंट करूंगा. ओके, सो इतना है, या एरिया ज़्यादा है इसलिए मैं डेल्टा एस ही ले लेता हूँ, डेल्टा एस. अब डेल्टा एस जो भी सरफेस है, इस सरफेस को अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो नॉर्मल कुछ इस तरीके का होगा. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा एस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई. दोनों में एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, सो थीटा की वैल्यू बन रहा है यहाँ पे 0 डिग्री. तो फर्स्ट पार्ट में से कितना फ्लक्स पास होगा, द आंसर इज दैट फर्स्ट पार्ट में से जो भी फ्लक्स पास होगा दैट इज इक्वल्स टू, यानी φ1 की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगा विच इज इक्वल्स टू E डॉट डेल्टा एस. सो थीटा की वैल्यू 0 होने की वजह से सिंपली E डेल्टा एस इतना फ्लक्स पास हो रहा है. अब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिया इस फ्लैट सरफेस पे. अब ये जो भी शीट हमने कंसिडर किया वहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, मान के चलिए कि वो r इतने डिस्टेंस पे है. कितने डिस्टेंस पे, r इतने डिस्टेंस पे है, और इतने ही डिस्टेंस पे उस साइड पे. ओके, और एक फ्लैट सरफेस होगा. ये जो भी फ्लैट सरफेस है यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन कुछ आउटवर्ड रहेगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ई. अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है तो, अगर निगेटिव चार्जेस है तो ये डायरेक्शन जो होता है इनवर्ड होता है, लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दैट शीट रहेगा. ओके, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई. सिमिलरली हम उतने डिस्टेंस पे वो फ्लैट सरफेस इमेजिन कर रहे हैं जितना ये डिस्टेंस इमेजिन किया है. तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी है, सो दिस इज द डेल्टा एस, और इस डेल्टा एस का डायरेक्शन क्या होना चाहिए,
सेम होना चाहिए लाइक दिस वन डायरेक्शन ऑफ द ई। तो इनमें थीटा की वैल्यू कितना आएगा, अगेन इट्स अ 0 डिग्री। कितना आ रहा है, 0 डिग्री। तो सेकंड सरफेस में से जो भी फ्लक्स पास हो रहा है, ओके, थर्ड पार्ट में से जो भी फ्लक्स पास हो रहा है, अगेन इट इज अ ई डॉट डेल्टा एस विच इज इक्वल्स टू ई डेल्टा एस, क्योंकि कॉस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। तो φ1 मिल चुका है, φ2 मिल चुका है। अब हम बात करेंगे, सॉरी, φ1 मिल चुका है, φ3 मिल चुका है। अब हम बात करेंगे φ2 की, यानी फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व सरफेस। अब यहाँ पे अगर हम कर्व सरफेस की बात करते हैं तो थोड़ा देखिए, अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूँ कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो डेफिनेटली डायरेक्शन कैसा आएगा बेटा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस कर्व सरफेस का छोटा पोर्शन अगर मैं कंसिडर करता हूँ, तो ये छोटा पोर्शन जो भी है उसका नॉर्मल अगर ड्रॉ करता हूँ, पॉजिटिव नॉर्मल, तो वो ऊपर आएगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा एस फॉर दिस कर्व सरफेस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन दोनों में एंगल कितना बन रहा है, सो थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रहा है 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। ओके, तो इसलिए यहां पे अगर हम फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं थ्रू दैट कर्व सरफेस विच इज इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा एस विच इज इक्वल्स टू 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि ई डेल्टा एस इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, और कॉस ऑफ 90 डिग्री होता है 0। देयरफॉर इस कर्व सरफेस में से कितना फ्लक्स पास होगा, 0 होगा। अब हम टोटल फ्लक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सो टोटल फ्लक्स जो भी आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू φ1 कितना था, ई डेल्टा एस, φ3 कितना था, ई डेल्टा एस, इन दोनों का मिलके 2 ई डेल्टा एस इतना फ्लक्स पास हो रहा है, प्लस 0, यानी तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद इतना टोटल फ्लक्स उस गॉसियन सरफेस में से पास हो रहा है। ओके, अब यहां पे जो भी शीट हमने कंसिडर किया था, उस शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना था, सिग्मा था। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी था सिग्मा। अब यहां पे देखिए कितना चार्ज इस गॉसियन सरफेस ने इंक्लोज किया है, तो उस शीट का जो भी एरिया है, ओके, सो यहां पे आप इमेजिन कर सकते हो जो भी एरिया है जो इस गॉसियन सरफेस में आ रहा है, दिस इज अ डेल्टा एस, इतना अमाउंट ऑफ एरिया वो गॉसियन सरफेस का कवर कर रहा है, यानी गॉसियन सरफेस उस शीट का इतना एरिया कवर कर रहा है। तो इतने एरिया में कितने चार्जेस होंगे, द आंसर इज दैट क्यू इनक्लोज इज इक्वल्स टू, कितना चार्ज इनक्लोज है इस गॉसियन सरफेस में, इट इज इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया सिग्मा इंटू डेल्टा एस। इतना चार्ज इनक्लोज इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। ओके, तो अबे हमें पता चल चुका है फ्लक्स कितना पास हो रहा है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हियर वी कैन राइट टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस, इट इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज। अब चार्ज इनक्लोज कितना है, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द गॉस थ्योरम। अब चार्ज इनक्लोज कितना है, टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, सो 2 ई डेल्टा एस इज इक्वल्स टू कितना चार्ज इनक्लोज है, सिग्मा इंटू डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पे क्या कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे होगा डेल्टा एस कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ ई, सो ई की वैल्यू यहाँ पे बहुत ही बढ़िया इक्वेशन निकल के आया है, सो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। What is E? E is the electric field. Okay, electric field due to the sheet of charges, provided that sheet is infinite length, infinite width. Okay, second, जो भी चार्ज आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, कहीं पे भी ज़्यादा चार्जेस या कहीं कम चार्जेस ऐसा नहीं है, हर पॉइंट पे चार्जेस की डेंसिटी सेम है, यानी सिग्मा हर पॉइंट पे सेम रहेगा। तो ये सब कंसिडर करते हुए हमें फाइनल इक्वेशन मिल चुका है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो भी इक्वेशन है, दिस गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू दिस शीट ऑफ चार्ज। अब इस इक्वेशन को देखने के बाद हमें इतना तो पता चल रहा है कि इस इक्वेशन में R नहीं आया। व्हाट इज R? इट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द शीट ऑफ चार्ज।
ओके तो आर नहीं आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इतना है कि आप किसी भी पॉइंट पे, ओके आप किसी भी पॉइंट पे, चाहे पॉइंट ये लो, चाहे पॉइंट ये लो, चाहे पॉइंट ये लो, चाहे पॉइंट ये लो, लाइक दिस वन, किसी भी पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द शीट ऑफ चार्ज। वो डिस्टेंस डिपेंड नहीं रहेगा। सो ई की वैल्यू यहाँ पे जितना प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शीट ऑफ चार्ज, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ओके ये इसकी स्पेशलिटी है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे जो भी प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू दिस शीट ऑफ चार्ज, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? सिर्फ और सिर्फ चार्ज डेंसिटी ऑफ दैट शीट। तो कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसके ऊपर वो डिपेंड रहेगा। अगर सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा है तो ई की वैल्यू ज़्यादा होगा, अगर सिग्मा की वैल्यू कम है तो ई की वैल्यू भी कम होगा। ओके सो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शीट ऑफ चार्ज। ये दो एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हो, मैं पर्सनली आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। ओके उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आने वाले कुछ महीनों में पूरे HC वर्मा सर की जो किताब है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, उनमें जितने भी कंसेप्ट्स हैं सभी कंसेप्ट्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।